आदाब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। एक बार फिर से न्यूज़ 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हुए हैं और आज पॉडकास्ट में बहुत अहम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। जी हाँ, मशरिक़ वुस्ता की बात करेंगे, जहाँ पर हालात बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि बेहतर हैं, जंग रुक चुकी है गज़ा में जो ट्रंप ने मुआहिदा कराया था उसके बाद, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ से वो बड़ी अफसोसनाक ख़बरें हैं कि एक तरफ जंग रुकने का, जंग मुआहिदे का भी बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गज़ा पर या वेस्ट बैंक की बात करें, वहाँ पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। हालांकि लबनान, मशरिक़ी लबनान में भी कुछ हमले हो रहे हैं, लेकिन आज हम बात गज़ा की करेंगे कि इस वक्त मौजूदा हालात गज़ा में किस तरह के हैं। सीज़ फायर हुआ तो क्या वाकई में ये हकीकी सीज़ फायर था, या जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं कि इजराइल ने एक तरफ सीज़ फायर का ऐलान भी किया अमेरिका के दबाव में आके, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए उसकी छापेमारी लगातार जारी है, उसके हमले लगातार जारी हैं, लगातार मासूमों का खून बहाया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे और आज मौका बहुत अच्छा है, हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान मशरिक़ वुस्ता और इसके अलावा आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मशरिक़ वुस्ता की देखिए बहुत सी ख़बरें आई, 2 साल तक लंबी जंग नदीम साहब चली और उसके बाद एक अमेरिका की कोशिश की वजह से ये जंगबंदी हुई, लेकिन हकीकी तस्वीर दुनिया आज भी जानना चाहती है कि हकीकी तस्वीर मिडिल ईस्ट की और ख़ास तौर से गज़ा की क्या है। क्या वाकई में जंगबंदी हुई या फिर जंगबंदी के पीछे जो पस पर्दा जो है वो अपनी हरकतें लगातार इजराइल जारी रखे हुआ है? सही तस्वीर क्या है? देखिए सर, जंगबंदी तो सिर्फ नाम के लिए हुई है, वहाँ जंगबंदी जैसी कोई चीज़ है नहीं जी। और इजराइल बिल्कुल वही काम अब भी कर रहा है जो इस जंग के शुरू होने से पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 से पहले कर रहा था जी। और उसका जारहाना अमल जारी है। अभी भी हमारे सामने इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, मुतवातिर आ रही हैं कि 2 लोग मार दिए, 5 लोग मार दिए, 10 लोग मार दिए, और उसी तरह से यानी इंसानी जानों का इतना ज़्यादा ज़िया हो रहा है जिसकी हद नहीं। वहाँ पर इस वक्त सर्दी का मौसम है और उनका जो कैलेंडर है, वेदर का कैलेंडर मौसम का, वो तकरीबन हमारे यहाँ जैसा ही है। अच्छा। तो अब मौसम की भी मार उन लोगों के ऊपर है। कंडीशन ये तय हुई थी कि जंगबंदी जब हो जाएगी तो उसके बाद ट्रक्स यानी इमदादी ट्रक्स वहाँ पर इतनी तादाद में भेजे जाएंगे जिनकी उनको भेजा जाएगा, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा अभी तक उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं कि इतना जाएगा, उतना जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो हालात बद से बदतरीन अभी भी बने हुए हैं, मौसम भी मार रहा है। दूसरे, उन्हें जो बेसिक एमिनिटीज़ मिल जानी चाहिए थी वो सब गज़ा के लोगों को नहीं मिली है और गज़ा तो एक बदतरीन जगह बन चुकी है। अब साल्सियों ने मुआहदा करवाया अमेरिका को बीच में डालकर, उसमें कतर भी था और दूसरे ममालिक भी थे खलीज के, लेकिन उनका भी दबाव अब इस तरीके का दिख नहीं रहा है कि जिस कंडीशन के ऊपर ये मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी की जाए। हालात बिल्कुल वैसे ही बने हुए और जहाँ तक मैं आइंदा भी समझ पा रहा हूँ अबू साहब, तो उसमें इजराइल का जो रवैया है, उसकी जो हट धर्मी है, जी हर धर्मी है, वो उसी तरीके से बनी रहेगी। और वहाँ कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो या नेतन्याहू है, उनका एक ख़ास मकसद ये है कि इजराइल के नाम पर ही वो अपने उन सारे ख़राब कामों को, उन बदउनवानियों को छुपा सकते हैं और इस जंग को जितना लंबा खींच, देखिए जंग पहले ही बंद हो जाती है, ये तो 2 साल तक चलनी ही नहीं थी, इसको 2 साल तक तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो नेतन्याहू है, उनकी वजह से खींचा गया। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को ऐसे भी देख लेना चाहिए अबू हुरैरा साहब कि ये 2 साल यानी एक इनफरादी शख्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि उनके ऊपर जो बदउनवानी का मामला था वो इतना लंबा खींच गया, वो गवर्नमेंट अपनी चलाते रहे, लेकिन उसकी वजह से इजराइल को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई इजराइल कभी नहीं कर सकता। और उसके तहत उसकी जो साख बनी हुई थी ना, एक लोगों के सामने जो उसकी तस्वीर बनी हुई थी वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है और मिट चुकी है। और ईरान के साथ वो 12 दिन वाला जो मामला था, उसने उसकी कलाई खोल कर रख दी इजराइल की, और इजराइल के जो डिफेंस वाले जो आलात थे, ना जाने क्या क्या, वो आयरन डोम, ये वो सब फ्लॉप साबित हो गए। और उसके अलावा जो ब्रोकिंग यानी कर रहा था वो हथियारों की, अपने
छोटे हथियारों के मामले में वो दुनिया भर में सप्लाई करता था, उससे महंगा बेचता था। और एशिया की कई कंट्रीज़ उसके वो हथियार ख़रीदने वाले ममालिक में एक लंबी लिस्ट आप देख सकते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं हमारे ये सार्क कंट्रीज़ भी शामिल हैं। वो थोड़ा लें या ज़्यादा लें, उससे छोटे आर्म्स लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी आप शक की नज़र से देखने लगे हैं, यानी मैं, आप और दुनिया के लोग, कि ये तो अपने ही हथियारों से, यानी उन लोगों से नहीं लड़ पाए जिसे हमास बोलते हैं। वो कोई ट्रेंड फौज नहीं थी, वो सिर्फ एक ग्रुप है, और उसे आप टेररिस्ट ग्रुप बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। लेकिन जब ये उन लोगों से नहीं लड़ पाए, और जितने लोग यरगमाली बना लिए गए थे उनके ज़रिए उन्हें नहीं छुड़ा पाए, और उसके लिए भी बीच में अमेरिका को आना पड़ा और सालसियों को इतने सारे आना पड़ा। उसके बाद एक मुआहदा होता है, उसके बाद वो लोग छूटते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये दुनिया के सामने बातें उजागर हो गई कि इज़राइल जिस तरह का हवा बनाकर अपने लिए पेश कर रहा था ना, वो उतना बड़ा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ को ऐसे और भी देखता हूँ कि इज़राइल के पास जो ये मोसाद जैसी चीज़ है, वो एक मजबूत चीज़ थी, और उसने जितना काम करना था वो किया। लेकिन जब उसके ऊपर दूसरे ममालिक ने गौर किया और उसकी काट ढूंढी, तो उसमें भी वो सारी की सारी चीज़ें पकड़ी गईं। और ईरान के अंदर वो जो 12 दिन का ऑपरेशन था, और उसका जो पहला दिन था इज़राइल की तरफ से, इज़राइल अकेला उसमें शामिल नहीं था, उसमें वो अमेरिका को साथ में लेकर आया, और इज़राइल अकेला कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आज तक इज़राइल, मैं आपको बताऊं, वो छोटे मोटे कंट्रीज़ से लड़ा है जिनके पास एयर डिफेंस से बचने का कोई सिस्टम नहीं था। यमन है, जैसे यमन है, या वो फिर वो 69 वाला आप बोल सकते हैं। जी। तो वो जो लड़ाई थी उसकी जब भी कभी हुई, तो वो जहाज़ से उसने लड़ी, यानी ज़मीन पर उतरने के बाद तो लड़ नहीं पाए वो कभी भी ज़मीन पर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर सिर्फ ब्रिटेन एक ऐसी डिफेंस फोर्स रखती है जो ज़मीन पर उतर कर लड़ सकती है। इसके अलावा कोई भी फ़ौज मुझे ऐसी दिखती नहीं है, कोई भी ऐसी फ़ौज मगरिब में जो ज़मीन पर उतरकर फतेहयाबी की गारंटी ले ले। आपने देखा अमेरिका का हाल, अमेरिका वियतनाम से नहीं जीत पाया, 20 साल के बाद उसे अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि ज़मीन पर उतरते ही वो लड़ नहीं पाते हैं। और यही हाल IDF का हुआ। IDF ज़मीन पर जहाँ जहाँ उतरी, आप देखिए हमास से ही वो नहीं जीत पाए। दूसरे वहाँ जो एयर स्ट्राइक की अमेरिका के साथ मिलकर इज़राइल ने ईरान के ऊपर, तो उसमें भी वो जो उनके मंसूबे थे उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरह से साख ऐसे बर्बाद हुई इज़राइल की कि इज़राइल जो खुद मजलूम बनकर दुनिया भर से चंदा लेता था और अपने आप को परेशान दिखाता था, और ये बताता था कि हमारे साथ जुल्म हुई, ज़्यादती हुई है, और हम लोगों को वहाँ से निकाला गया। कहाँ से? जर्मनी से, हिटलर के ज़रिए मजालिम करके। अब दुनिया के सामने ये सारी बातें आएंगी, तो खुद ही जालिम हैं, ये उन लोगों को मार रहे हैं जो इनसे लड़ भी नहीं रहे। भाई ऊपर से एयर स्ट्राइक होती थी, उसमें मस्जिद को बम से उड़ा दिया जाता था, अस्पताल को उड़ा दिया जाता था, स्कूल से को उड़ा दिया जाता था। और इसके अलावा रफ़ा के आसपास वाले बॉर्डर पर जो इधर से गए हुए रिफ्यूजी या शरणार्थी थे गज़ा वाले, वहाँ जाकर भी इन्होंने एयर स्ट्राइक की। तो सर ये जो जुल्म, ये जबरियत जो दिखी ना दुनिया को, तो उसकी वजह से दुनिया को इज़राइल के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल गया, और दुनिया के हर हसास आदमी ने इज़राइल को गलत मानना शुरू कर दिया। तो ये उसकी साख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक नुकसान माली या माशी तौर पर हुआ इज़राइल का, वो ये हुआ कि उसकी बंदरगाहें वो बर्बाद हो गई इस लड़ाई में। ईरान ने वहाँ पर अटैक किया, और उसकी वजह से हूसियों ने भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो उसकी वजह से जो उनके जो माशी कंडीशन है, अभी तो देखिए बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो सेंसर हैं, और इज़राइल कभी भी अपनी खबर नहीं देता है, लेकिन दुनिया भर की जो मीडिया है उसके अंदर अपना पूरा का पूरा परसेप्शन अपना ही चलवाता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है, या अपने तौर पर उन सब चीज़ों को मनवाने की कोशिश करता है। तो अब भी ऐसा ही हुआ भाई, उसने अपनी खबरें नहीं दी, लेकिन ये साल 1.5 साल के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ से लोग जो बहुत ही ज़्यादा अमन में रहने वाले लोग थे, यानी ऐसा मानते थे कि हम अजय हैं और हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ लोग हैं, वो लोग कंट्री को छोड़ कर वहाँ से जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। देखिए, इंसानी जानों का ज़िया हो, किसी का भी हो, ख्वाह वो किसी मुल्क के हों, किसी समाज के हों, किसी मजहब के हों, ये गलत है भाई। जंग नहीं होनी चाहिए। अब हम इतने ज़्यादा तहजीब याफ्ता दौर में मसले का हल नहीं, और किस सदी में रह रहे हैं हम। दुनिया भर में आप ये देखें कि इज़राइल ने भूख से मारा लोगों को। अब ये बताइए, इस दौर में, इस ज़माने में, अगर आप
किसी को भूख से मार रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा ये हम लोगों के लिए सोचने की और तशवीशनाक बात है कि बताइए ये दौर क्या चल रहा है और इसमें भूख से मारा जा रहा है। लोग राशन लेने जाते थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी वगैरह वगैरह। तो इजराइल जो खुद मजलूम बना हुआ था वो जालिम के तौर पर नज़र आया, और दुनिया भर में इटली जैसे मुल्क के अंदर भी सब उसके खिलाफ मुजाहिरे हुए। जी बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है कि इजराइल की जो असली जो उसका चेहरा था जालिम वाला, वो दुनिया के सामने तो हाँ, लेकिन इस लड़ाई से निकल कर आया। इसमें मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सारी की सारी जो कारकर्दगी इतने दिन तक हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू का बहुत बहुत बड़ा किरदार है। उसे अपनी ही पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत भी झेलनी पड़ी, बावजूद उसके वो नहीं मान कर दिया। लगातार आप देखिए कि चाहे तल अवीव की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, वहाँ पर नेतन्याहू के खिलाफ और उनकी काबीना के खिलाफ लगातार एहतजाज होता रहा। ये कुल हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको सज़ा के लिए भी बोला और वो बताया कि जुल्म कर रहा है। इस तरह की बातें भी हमारे सामने आई डॉक्टर साहब। और यूएनओ के अंदर जो एक बहुत मजबूत हालत इजराइल की बनी हुई थी और उसे सपोर्ट रहता था ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो भी कहीं ना कहीं टूटा। और लोग स्पेन जैसा मुल्क और ये ब्रिटेन की तरफ से आप देख रहे हैं ना, उसने ऐलान किया कि जी ये 2 नेशन वाला मामला हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा। अभी 2 दिन पहले पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, उसमें भी उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर बयान दिया जो बहुत मुस्बत है। और सर वो जो पूरा मगरिब वाला जो एक सिस्टम है और वर्सेस रशिया वाला सिस्टम है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इजराइल वाला मामला और ये फ़िलिस्तीन वाला मामला भी आकर जुड़ जाता है और इन्हें कहीं ना कहीं लामबद्ध करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एक पूरी धुरी बन रही है ना सर, ये मॉस्को वाली और ये नॉर्थ कोरिया वाली और ये चाइना वाली, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्ट दिखा रहा है। अभी मैंने एक खबर देखी कि चाइना ने बोला है कि मैं इसका रिफॉर्म करूँगा, यानी गज़ा सिटी का। तो मौका मिल रहा है। अब वो मुल्क जो बहुत ज़्यादा दूर थे, यानी ये खलीज से जी, उनकी एंट्री हो रही है मशरिक़ वस्ता से। तो अमेरिका भी ये नहीं चाहता। अच्छा, अमेरिका को तो सर फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों से। अमेरिका के यहाँ तो अपने यहाँ बड़ी परेशानी और उलझन है, यानी वहाँ पर तो महामंदी का दौर है। वहाँ गवर्नमेंट से बार बार सवालात किए जा रहे हैं लोगों के। अलग अलग जो सिविल सोसाइटीज़ है वो सवाल कर रही है कि भाई ये सारा पैसा आप क्यों देते हैं। अपोजिशन, पार्लियामेंट की अपोजिशन वहाँ पर जो हाउसेज हैं उनके, वो सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई आप ये पैसा इतना क्यों लगा रहे हैं, और फिर इस पैसे को लगाने के बाद उसके सिले में क्या मिल रहा है। उसके सिले में आपको ये मिल रहा है, नफ़रत लोगों के अंदर बढ़ रही है कि अमेरिका एक गलत कंट्री का साथ देता है, गलत आदमी का साथ देता है। तो ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है ना, उसमें ये सारी चीज़ें अमेरिका के लिए, नेटो के लिए और इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब साबित होने वाली है। बिल्कुल, बहुत मुख्तसर में आपने तमाम चीज़ें बताई कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। नेतन्याहू सिर्फ एक शख्स के लिए 2 साल तक ये जंग लड़ी गई और आज भी नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं यमन पर निशाना साधते हैं, कभी अमेरिका पर निशाना साधते हैं। बहुत तफसील में आपने तमाम चीज़ें कही। नदीम साहब, हम लोग बात पुतिन के भारत दौरे की कर रहे थे और जहाँ फ़िलिस्तीन का भी उन्होंने जिक्र किया। पुतिन के भारत दौरे से, और आपने एक बात बड़ी अच्छी आखिर में कही कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है, पॉलिटिक्स जो है उसकी बदल रही है। तो पुतिन के भारत दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? ये रिश्ते पहले भी पुराने रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका, आपने देखा होगा, टैरिफ का बहाना लगाकर अमेरिका ने भी रूस और भारत के दौरे पर एतराज़, एक तरह से रिश्तों में को लेकर एतराज़ जताया था। तो भारत और रूस के रिश्ते, पुतिन का ये दौरा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पुतिन एक वर्ल्ड क्लास लीडर हैं और इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये मेरी ज़ाती राय भी है जी कि वो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और उनके अंदर वो मादा, वो सलाहियत है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरफा या अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। अब उसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आप गुज़िश्ता 3 साल वाली वो यूक्रेन की लड़ाई देखें तो उसमें देखें कि उसमें एक अकेला रशिया और वर्सेस ये नेटो और अमेरिका है। और वो हर लिहाज से और हर यूँ समझ लें आपके हर मीज़ान पर वो नाकाम साबित हो रहा है। रशिया अकेला लड़े जा रहा है, माशी तौर पर उसके ऊपर, इक़्तिसादी तौर पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं जिससे उसकी कमर टूटी हुई, बावजूद उसके वो हिम्मत अपनी जुटा पा रहा है और उसने एक पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने के लिए इधर उधर दाएँ बाएँ हाथ पाँव मारने शुरू किया और उसने बहुत हद तक, यानी वो कंट्री उसके साथ आई जो अमेरिका से सताई हुई है। पुतिन ने भी देखा मौका अच्छा है, अमेरिका इस वक्त भारत पे दबाव डाल रहा है, तो क्यों ना भारत को अपनी तरफ नहीं, भारत
की तरफ तो रशिया शुरू से रहा सर, उसका झुकाव, और रशिया का झुकाव भी रहा। INS विक्रांत देखिए, INS विराट देखिए, ये उस दौर की बात है जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इंडिया को गिफ्ट किए गए थे ये। तो रशिया सर, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं चांदनी चौक फतेहपुरी स्कूल में पढ़ता था, तो उस दौर में रशिया का विघटन, यानी मैं मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ, विघटन नहीं हुआ था, वो टूटा नहीं था, तो वो USSR था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल किले की तरफ हम लोग जाते थे अपने क्लासमेट्स के साथ, तो अक्सर रशियंस आया करते थे और बहुत ज़्यादा आया करते थे। और उसी ज़माने में गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो जब इंडिया आए तो आप यकीन माने कि टीवी चैनल के ऊपर पहली बार मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा खुशी, और हमारी स्कूल की छुट्टी भी हुई उस दिन। तो रशिया की तो यानी रशिया से तो इंडिया की दोस्ती, आप इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स को देखें, राज कपूर बहुत ज़्यादा मशहूर रहे वहाँ पर, और वो जो ऐसे बजाते थे उसका इंस्ट्रूमेंट का, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, तो रशिया में बहुत ज़्यादा मकबूल था, पियानो टाइप का। और उन्होंने रशियन आर्टिस्ट को लेकर वो फिल्म भी बनाई, मेरा नाम जोकर। इसी तरीके से मैंने रशियन आर्टिस्ट को देखा, बहुत पुराने वीडियो देखे सर, वो अब आते हो गालिबन किसी शादी वादी के रहे होंगे या किसी छोटी तकरीब के रशिया के, तो उसमें मैंने मिथुन चक्रवर्ती का वो गाना देखा, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, वो रशियंस गा रहे हैं उसे। तो ये सारी की सारी बातें, और रशिया ने तो हमेशा यानी एक हकीकी दोस्त की तरह हमारी मदद की। जो 1971 का वार हुआ बांग्लादेश का, उसमें बहुत बड़ा रोल सपोर्ट करने का और अमेरिका की इज्जत से बचाने का हमें रशिया का रहा है। और रशिया ने जब भी हमने मांगा, T-72 टैंक है हमारे पास सर, वो रशिया की देन है। और अभी भी बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर तवानाई जिससे बिजली वगैरह बन रही है, उसके अंदर रशिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो रशिया तो बहुत खुले दिल से और बहुत ही खुले हाथों से कई डीलें हुई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डील हुई है। और सर रशिया ने कम से कम ये साबित करने की कोशिश की कि आप चाहे किसी भी कंट्री के साथ दोस्ताना रवैया रखें, लेकिन रशिया से जो आपको मिल सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता। अच्छा। हमारे साथ देखिए, हमारे बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त और देश हित में इतना ज़्यादा कुछ करने और सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिन्होंने खुले दिल से इस्तकबाल किया ट्रंप का, वो वहाँ पर भी गए ट्रंप के लिए, यहाँ पर भी ट्रंप को बुलाया। और हमारे साथ क्या हुआ आप सोचें, हमारे ऊपर टैरिफ के नाम पर क्या क्या जुल्म किए गए और फिर उसका बहाना क्या क्या बनाया गया। और रशिया ने तो सर हमेशा हमारी मदद की। और अभी भी आप ऐसा समझ लें कि रशिया से अगर इंडिया कोई भी ज़रूरत की चीज़ मांगे, यानी जो ज़रूरत है फिल वक्त, या कोई भी सपोर्ट मांगे, UNO में ही मांगे, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कभी मना करेगा। हाँ। क्योंकि रशिया, और मैंने सर रशियंस को यहाँ पर आते हुए, जैसे मैंने बताया स्कूल्स के अंदर, अब हमारे यहाँ से सर बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे बच्चों का मेडिकल करने के लिए वहाँ पर जाता है। उसके अलावा रशियंस यहाँ से, हमारे यहाँ से गर्म कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं। तो ये जो लोगों का आना और जाना है, वो भी एक ज़माने से सर मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये रिश्ते अटूट हैं हमारे, और ये अटूट रिश्ते सर टूट ही नहीं सकते। यानी अगर आप ऐसा समझेंगे किसी फॉरेन कंट्री से जो कि अलग मानी जाती है, उसे यूरोप का पार्ट समझें या एशिया का पार्ट समझें आप, तो उसमें अगर सबसे मजबूत हमारे रिश्ते रहे, यानी अरब कंट्रियों के बाद, तो रशिया के साथ रहे। और रशिया के साथ हमारी दोस्ती से हिंदुस्तान का बहुत फ़ायदा हुआ सर हमेशा। यानी डिफेंस सेक्टर के अंदर तो हम लोग बहुत मजबूत हो, टेक्नोलॉजी हमने बहुत ज़्यादा ली है रशिया से। और रशिया ने हमेशा खुले दिल से, यानी उसका सिला भी उसने कुछ नहीं चाहा हमसे, उसने खुले दिल से, खुली तबीयत से, जैसे एक बड़ा भाई होता है ना, उस तरीके से हमारी मदद हमेशा से रिश्ते अच्छे रहे। और ये रिश्ते और इस दौरे के बाद और मजबूत होंगे, ये और ज़्यादा मजबूत होंगे। और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं तो जैसे हमारा तेल आ रहा था, उस तेल से बताइए अमेरिका कितना परेशान हुआ है। तो मैं तो ये चाहूँगा, और मैं भारत सरकार से ये अपील करूँगा कि जिस तरीके के रिश्ते हमारे शुरू से रहे रशिया के साथ, उसको बहाल रखा जाए। और रशिया की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, तो भले ही चाहे भाई अमेरिका से हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो खुले दिल से, खुले जहन से, खुली तबीयत से हमारी मदद कर सकता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ठीक नहीं सोच रहे हैं। लेकिन रशिया हमेशा हमारा खुलकर साथ देता आया है और देता रहेगा। तो हमें रशिया की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, ना कि अमेरिका की तरफ। नहीं, बिल्कुल। एक जो अच्छा दोस्त जो हमारी मुश्किल में खड़ा होता है, उसके लिए हमें भी सोचना होगा। और कुछ यही विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। जिस तरह से लग रहा था कितना पुराना याराना है, किस तरह की दोस्ती है, डिनर पे बैठना और बातें करना। मोदी जी की एक खूबी तो है, मोदी जी दोस्ती बहुत जमकर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और उसे निभाते भी हैं। बिल्कुल।
ठीक है नदीम साहब, क्योंकि ये तो पुतिन के दौरे पे हमने बात की, मशरिक़ी वस्ती पर बात की, कुछ इंडिया की तरफ हम लौटते हैं। और बंगाल में एक इशू इस वक्त उठा हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर। जो टीएमसी लीडर थे हुमायूं कबीर, उन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद 6 दिसंबर को, उसी दिन जब 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का इंहदाम किया गया, शहीद किया गया, उसी दिन बाबरी मस्जिद का उन्होंने ऐलान किया था और बाकायदा बुनियाद भी रखी गई। अब इस पर हिंदू जो संगठन है वो भी एक तरह से हंगामा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का, हालांकि टीएमसी ने सख्त एक्शन लिया है, पार्टी से निकाल दिया है, और हुमायूं कबीर कौन है तमाम चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में भी रहे, फिर टीएमसी में गए और फिर अब टीएमसी से निकाले गए हैं। और आप टाइमिंग देखिए कि बंगाल में असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं। इस पूरे सीन को आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो बाबरी मस्जिद का नाम लगा के और उसका बुनियाद डाला जाना और ठीक उसी तारीख में असेंबली चुनाव से पहले, इसे कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये इस तरह के लोग और इस तरह के काम करने वाले लोग हर समाज में हैं, और भारत में तो बहुत ही डाइवर्सिटी है। तो ये हुमायूं कबीर साहब एक पॉलिटिकल आदमी 100%। तो पहले तो सबसे ज़्यादा हमें इस बात की तरफ देखना है कि जो भी आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या वो देश के भले के लिए ऐसा कर रहा है? सांप्रदायिक सौहार्द, उसको इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वो आदमी किस तरह का है, क्या वो पॉलिटिकल है, क्या वो रिलीजियस आदमी है, क्या वो सोशल आदमी है? तो यहाँ पर एक सीधी सीधी बात ये आती है कि वो एक मजे हुए पॉलिटिकल सियासतदान है। और मजा हुआ सियासतदान सर अपने फ़ायदे के लिए, जैसे अभी इससे पीछे हम नेतन्याहू की बात कर रहे थे, तो वो अपने फ़ायदे के लिए सर कुछ भी करेगा और वो अंजाम की परवाह नहीं करता। उसे अपने वोट बैंक से मतलब होता है, अपने हाईलाइट होने से उसका ज़्यादा सरोकार होता है। तो ये सारी की सारी बातें मैं तो उसी नज़र से देखता हूँ। और अगर उन्हें इस तरह से कुछ भी बनाना था या कुछ भी करना था, तो ये तो उनका ज़ाती काम है, वो तो कभी भी हो सकता था सर। पर्टिकुलर उसी तारीख में क्यों हो रहा है, उसी नाम पर क्यों हो रहा है? भाई कुछ लोग मज़े की बात तो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे कर रहे हैं, बीजेपी अब यहाँ पर इस तरह से मुस्लिम वोट में खलफिशार डालने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, इसके अंदर क्या संभावनाएं बड़ी हैं। अब ये अंदर की क्या बातें हैं या क्या हो सकती हैं, ये तो देखिए उनकी क्या डील हुई है या नहीं हुई है, या उनकी ज़ाती सोच है, ये सब मामलात उनके अपने हैं। लेकिन मैं इसे देखता हूँ ऐसे कि ये पर्टिकुलर उस दिन नहीं होना। और मस्जिद बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई सर बंदिश ही नहीं है। वो तो किसी भी दिन आप बना लें, लेकिन उसका नाम उस तरीके से रखना जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, या उससे वो सारा खलफशार जो है वो एक बार फिर बढ़ जाए या जिंदा हो जाए, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। मस्जिद आप बनाइए बहुत बड़ी, बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा। लेकिन आपका तजुर्बा नदीम साहब ये क्या कहता है, आपकी सोच, मतलब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ये जो पूरी पॉलिटिक्स जो हो रही है, क्या वाकई में चुनाव में बीजेपी इसका फ़ायदा उठा सकती है, या सियासी नफ़ा या नुकसान आप किस तरह से देखते हैं इसमें? देखिए सर, इससे फ़ायदा हो जाएगा उधर बीजेपी को, ये बात तो है। और उन्हें इस तरह के मामला ख़ास तौर पर इस तरह का नाम लेकर और ख़ास तौर पर उस दिन को बुनियाद बनाकर नहीं करना चाहिए था। मैं इसे ऐसे देखता हूँ। भाई मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मना ही नहीं कर रहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने को, लेकिन आप एक स्पेसिफिक नाम रख रहे हैं, एक स्पेसिफिक दिन को चुन रहे हैं। ये सब भाई, आप इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाइए कोलकाता में, या जहाँ पर भी आप बनाना चाहते हैं, आप अपने गांव में बनाइए। कहाँ मना किया जा रहा है? किसी को क्या परेशानी हो सकती है उससे? कितनी मंजिला बनाइए, कितनी बड़ी बनाइए, लेकिन थोड़ा इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए हमें। और आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि भाई आपको ये सब बातें भी समझनी चाहिए। इंडिया की जनता सर बहुत ज़्यादा, आवाम बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ख़ास तौर पर इलेक्शन के मामले में। अभी हमारे सामने बिहार की मिसाल आई, किस किस तरह के प्रोपेगेंडास चल रहे थे, लेकिन आवाम ने साथ दिया सर, और जिसे चाहा उसे चुना, जिसमें उसे फ़ायदा दिखा उसे चुन लिया उसने। लेकिन अगर ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ये इलेक्शन से पहले ही इस तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सरासर गलत है। देखिए सर, मुल्क की सालमियत को, उसके सेकुलरिज्म को और उसके भाईचारे को कोई भी आदमी गड़बड़ पहुँचाता है तो मैं उसे ठीक नहीं मानता हूँ। आप मस्जिद बेशक बनाइए, आप मंदिर बनाइए, आप गुरुद्वारा चर्च बनाइए, किसने मना किया है, लेकिन उससे ये देखिए कि दूसरे लोगों की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, या उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज आप तो नहीं ले रहे हैं, या किसी और को तो नहीं दिलवा रहे हैं, ये सब बात। हाँ बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि मुल्क का नुकसान ना हो। और डॉक्टर नदीम ने यह भी कहा कि सियासत है, और सियासत में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है।
आने वाले दिनों में इस पूरा जो ये सियासी मंजरनामा है, बाबरी मस्जिद का जो सियासतनामा है मगरबी बंगाल में, इसके क्या कुछ नफ़ा नुकसान होता है, कौन इसका फ़ायदा उठाएगा, किसे इसका नुकसान होगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये सियासत है और इसे सियासत की ही तरह से देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज फ़िलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर किसी दिन किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।